हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने पार्टिकल की डिस्कवरी स्टडी कर लिया था, ठीक है, कि किस तरह से पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी, जिसमें इलेक्ट्रॉन और एनोड के ऊपर प्रोटॉन के ऊपर हमने स्टडी की थी। उसके बाद अब आगे मूव करेंगे और आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि एक एटम को डिजाइन कैसे किया गया, एक एटम के स्ट्रक्चर को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया, उसके लिए कौन कौन से एटॉमिक मॉडल डिस्कवर हुए, उनके ऊपर स्टडी करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सिखा देना चाहता हूं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या मतलब कि समझिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपको पता होने चाहिए। ये जनरल सी मतलब बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट हमारे पास है, अगर आपसे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, क्या पूछ लिया जाए कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो याद रखना बेटा, ये होता है 9.31 इंटू 10⁻31 kg। अगर आपसे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पूछे तो कितना होगा, 9.31 इंटू 10⁻31 kg। अगर ये ग्राम में पूछा जाए तो कितना लिखोगे, 9.31 इंटू 10⁻28 ग्राम। कितना लिखोगे, -28 ग्राम। अगर आपसे मास ऑफ द प्रोटॉन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मास ऑफ द प्रोटॉन बताइए, तो मास ऑफ द प्रोटॉन होता है बेटा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और अगर ग्राम में पूछे आपसे तो ग्राम में लिख लीजिएगा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ओके, तो ये होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और ये होता है मास ऑफ द प्रोटॉन। ये दोनों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, अगर आपसे कोई ये पूछे कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ द प्रोटॉन के बीच में क्या रिलेशन है, तो याद रखना बेटा, मास ऑफ द प्रोटॉन 1837 टाइम्स हेवियर होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से इतना टाइम्स हेवियर होता है। ऑलमोस्ट कुछ लोग इसे 1840 भी बोल देते हैं अप्रोक्स, या फिर कुछ 2000 भी बोलते हैं, ठीक है। आपको याद रखनी है एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है, वरना आप 2000 बोल सकते हो कि मास ऑफ द प्रोटॉन 2000 टाइम्स हेवियर होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से। आप ये भी याद रख सकते हो। चलिए, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज की। तो देखो बेटा, आपने सुना है और आपने सीखा भी है कि चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। और अगर चार्ज ऑफ द प्रोटॉन पूछे आपसे कि प्रोटॉन का चार्ज कितना है, तो वो भी कितना होता है बेटा, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, दोनों में सेम वैल्यू होती है। लेकिन आपने एक चीज सीखी होगी, रिलेटिव चार्ज। आपने सीखा होगा रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा, है अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को प्रोटॉन के चार्ज से डिवाइड कर दूं, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के चार्ज से डिवाइड कर दूं, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। कितनी आएगी, वैल्यू 1 आएगी। तो हमेशा याद रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के रिलेटिव चार्ज पूछा जाए तो आप कितना लिखोगे, -1 लिखोगे। कितना लिखोगे, -1। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का अगर प्रोटॉन के रिलेटिव अगर चार्ज पूछा जाए आपसे तो कितना लिखोगे, -1। एंड प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव चार्ज पूछा जाए तो कितना लिखोगे, +1। क्लियर है क्या। अगर आपसे सिर्फ सिंपल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन पूछे तो कितना बोलना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर आपसे रिलेटिव चार्ज पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के रिलेटिव चार्ज कितना है, तो -1, और प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव चार्ज कितना है, तो वो कितना होगा, +1 होगा। क्लियर रहेगा। तो ये था कुछ जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रहने चाहिए। अच्छा, इसको समझाता हूं एक और बार। देखो, अगर मेरे पास इस तरह से है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो क्या बनाएगा, H+ बनाएगा। हाइड्रोजन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, हाइड्रोजन क्या है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो बताओ इलेक्ट्रॉन पे कितना आया, एक नेगेटिव आया। तो इलेक्ट्रॉन पे अगर एक नेगेटिव है तो मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बताइए हाइड्रोजन पे कितना पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है रिलेटिव चार्ज। अगर आपसे प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव पूछे तो कितना लिखना है, +1।
और इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर प्रोटॉन के रिलेटिव पूछे तो कितना लिखना है, -1। क्लियर है ये चीज? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो बात करते हैं एटॉमिक मॉडल की, और उसमें फर्स्ट हमें पढ़ना है थॉमसन मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। देखिए 9th क्लास में आपने ये सब कुछ सीख लिया है, ठीक है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल आपको अच्छी तरह से आता भी है। एक बार वापस समझ लेते हैं कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, थॉमसन ने क्या बोला कि जो एटम होता है वो एक कंप्लीटली स्फीयर होता है। एटम एक स्फीयर की फॉर्म में होता है, और इसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एक एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, इसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और ये क्या होंगे, यूनिफॉर्मली क्या होंगे, इसके अंदर पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। आपको पता है, जैसे आपने सीखा, अगर आपको याद है तो वाटरमेलन टाइप बताया था ना इसने। वाटरमेलन में क्या होता है, जो ब्लैक सीड्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो रेड पोर्शन है वो क्या है, उसका प्रोटॉन है। थॉमसन ने यही बोला, वाटरमेलन में जैसे रेड सीड्स पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सॉरी ब्लैक सीड्स जो पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो तो हो गए इलेक्ट्रॉन, उन्हें आप इलेक्ट्रॉन की जैसा समझ लो, और जो रेड पोर्शन बाकी का बच्चा वो सारा क्या है, प्रोटॉन है। तो उसी तरह से थॉमसन ने बोला कि एक एटम भी एक पूरा चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, जिसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या है, पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड एटम में कोई भी वैकेंट स्पेस नहीं है। थॉमसन ने यह भी बोला था कि एटम के अंदर कोई भी वैकेंट स्पेस नहीं होता, ये कंप्लीटली फिल्ड होता है। फिर उसने ये भी बोला, थॉमसन मॉडल कब फेल हुआ, थॉमसन मॉडल तब फेल हुआ जब आप अगर ध्यान से देखो तो दो चार्ज स्फीयर अगर पास में है, दो आयंस अगर सेम आयन, दो सेम आयन अगर कांटेक्ट में आते हैं, कांटेक्ट में अगर रहेंगे, तो देखो दोनों पे क्या है, सिमिलर चार्ज है, एंड सिमिलर चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर। तो ये अगर रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहां पर थॉमसन मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर एटम की स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जहां पर रिपल्शन एग्जिस्ट करता है वहां पर स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो सकती है। इसलिए अगर दो सिमिलर चार्ज कांटेक्ट में आ रहे हैं यहां पर, तो इन दोनों आयंस के बीच में, दोनों चार्ज के बीच में रिपल्शन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पर एटम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस चीज को थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और उसका एटॉमिक मॉडल भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो यहां पर क्या होता है, थॉमसन मॉडल फेल हो जाता है। क्लियर है? तो देखो थ्योरी लिख लेते हैं इसकी, क्या है अकॉर्डिंग टू थॉमसन, according to Thomson model of an atom, model of an atom is positively charged sphere, and electrons are completely distributed in it। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, एटम क्या होता है, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एटम क्या है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यूनिफॉर्मली पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। देन आगे नेक्स्ट पॉइंट है, नोट करके लिखिए, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए इसका मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। देखिए इसका मॉडल फेल हो गया, इसके बाद कौन आया, तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे हमारे पास, रदरफोर्ड। हुआ क्या, देखो बेटा, जो थॉमसन है ना, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर मॉडल दिया था। ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इन्होंने एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करी थी। ठीक है, एटम के मॉडल के ऊपर, एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर बात की थी, इसलिए हम इन्हें स्टडी करते हैं। ठीक है,
क्लियर है, ये मॉडल फेल हो गया। अब आगे मूव करते हैं। देखो तो नेक्स्ट आए थे रदरफोर्ड, इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे अब रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया था बेटा, उसने एक एक्सपेरिमेंट दिया था। क्या था वो, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या दिया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक एक्सपेरिमेंट दिया, जिसके ऊपर रदरफोर्ड मॉडल बना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ये अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा, इट इज डबली चार्ज्ड, इट इज डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस, इट इज डबली चार्ज हीलियम +2 न्यूक्लियस। हीलियम का जो +2 न्यूक्लियस होता है उसे क्या कहते हो आप, अल्फा पार्टिकल कहते हो। जैसे कि ये हीलियम का न्यूक्लियस है, ये इसके वैलेंशियल है। हमें पता है इसके वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हीलियम इन दोनों इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, जब हीलियम इन दोनों इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, He+2। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो 2 नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में यहां पर कितने चार्ज आए, 2 पॉजिटिव चार्ज आए। ठीक है, तो हीलियम +2 जो न्यूक्लियस है उसे ही क्या कहते हो आप, अल्फा पार्टिकल कहते हो। क्या कहते हो इसे, अल्फा पार्टिकल कहते हो। क्लियर है, अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं। अब इन हीलियम +2 आयंस को, अल्फा पार्टिकल का क्या कराया उसने, गोल्ड को फॉइल के ऊपर स्कैटरिंग कराई। गोल्ड की फॉइल ली और उस गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या किया, इस अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करवाई, बम्बारमेंट करवाई। कैसे करवाई उसके ऊपर बात करते हैं। देखो मैं यहां पर इसे रफ करके स्ट्रक्चर बना रहा हूं पूरा। देखिए उसने क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल लिया। तो गोल्ड फॉइल में मैं मान लीजिए गोल्ड का एटम है, सिर्फ एटम को लेके चल रहा हूं मैं, ये गोल्ड का एटम, ठीक है, ये गोल्ड का न्यूक्लियस है और ये गोल्ड का पूरा एटम है। ठीक है, सेंटर में नहीं है, सेंटर में ले लेते थोड़ा सा। चलिए मान लीजिए कि ये गोल है। चलिए ये गोल्ड का एटम है और यहां पर क्या रखा उसने, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गन रखी इसने, जिससे अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल क्या करेंगे, इसके ऊपर बम्बारमेंट करवाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड क्यों लिया, गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, फर्स्ट क्वेश्चन आता है ये, बिकॉज ऑफ गोल्ड फॉइल इज हाईली मेलिएबल। गोल्ड फॉइल इज हाईली मेलिएबल, ये हाईली मेलिएबल होती है। गोल्ड को आप इतना ज्यादा मेलिएबल कर सकते हो कि एक थीन शीट क्रिएट होती है, इतनी छोटी इतनी पतली थीन शीट क्रिएट कर सकते हो कि जिससे बहुत कम एटम कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, इसलिए उसने क्या लिया, गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल क्या होती है, हाईली मेलिएबल होती है। सेकंड चीज, यहां पर बैक साइड में गोल्ड फॉइल की बैक साइड में यहां पर क्या किया उसने, इसे हटा देते थोड़ा सा, यहां पर उसने एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया। क्या लगाया, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की स्क्रीन लगाई, फ्लोरोसेंट मटेरियल की स्क्रीन लगाई, जिसका एग्जांपल है ZnS, जिंक सल्फाइड। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है, ये वो मटेरियल होता है जिसके ऊपर कोई भी पार्टिकल आकर अगर स्ट्राइक करता है तो वहां पर एक लाइट स्पॉट जनरेट होता है। क्लियर है, चलिए फिर क्या हुआ, अब उसने फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा लिया, ये गोल्ड का एटम है, गोल्ड फॉइल क्यों, क्योंकि हाईली मेलेबल है। यहां पर उसने एक इलेक्ट्रॉन गन रखी, यहां पर उसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा जिसका नाम है पोलोनियम। क्या है,
पोलोनियम। और ये पोलोनियम अल्फा पार्टिकल को जनरेट करता है। किसको जनरेट करता है? अल्फा पार्टिकल को जनरेट करता है। और अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? ये He+2 आयन होता है। क्या होता है? He+2 हीलियम न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तो इससे क्या होगा, यहां से अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या करेंगे? बम्बारमेंट करवाई जाएगी। अब देखिए बम्बारमेंट कुछ इस तरह से हुई। स्टार्ट कर रहे हैं हम, यहां से कुछ अल्फा पार्टिकल निकले, अल्फा पार्टिकल निकले, और मोस्ट ऑफ दी, अब देखिए स्टार्टिंग कहां से हुई? फर्स्ट मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल क्या हो गए? यहां से इस गोल्ड फॉइल, गोल्ड के एटम में से मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल क्या हो गए? थ्रू आउट पास हो गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो गए? यहां से गोल्ड के एटम में से थ्रू आउट पास हो गए। अच्छा, याद कीजिए थॉमसन मॉडल को। थॉमसन ने क्या बोला था? एटम कंप्लीटली क्या होता है? एटम इज कंप्लीटली फिल्ड। एटम क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड होता है, उसके अंदर कोई भी वैकेंट पोर्शन नहीं होता। ये किसने बोला था? थॉमसन ने बोला था। अगर ऐसा है, अगर एटम कंप्लीटली फिल्ड है, उसमें कोई भी वैकेंट स्पेस नहीं है, तो ये अल्फा पार्टिकल कैसे पास हो गए थ्रू आउट? ऑब्वियसली बात है, थ्रू आउट पास नहीं हो पाते अगर एटम क्या होता? कंप्लीटली फिल्ड होता। तो फर्स्ट चीज ये निकला कि, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या निकला कि एटम में बहुत ज्यादा क्या है? वैकेंट स्पेस प्रेजेंट है। एटम में बहुत ज्यादा, मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है एटम का? वैकेंट है, तभी तो अल्फा पार्टिकल क्या हो गया? थ्रू आउट डायरेक्टली पास हो गए। हमें कैसे पता चला कि अल्फा पार्टिकल पास हो गए? तो इस फ्लोरोसेंट मटेरियल की वजह से पता चला। क्या हुआ कि जहां पर, जिस जगह पर ये पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे थे, वहां पर क्या हुआ? लाइट स्पॉट जनरेट हुई। क्या हुई? लाइट स्पॉट जनरेट हुई। लाइट स्पॉट जनरेट होने का मतलब ये होता है कि वहां पर क्या हो रहा है? कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल आके क्या कर रहा है? स्ट्राइक कर रहा है। क्लियर है? तो एटम का मोस्ट ऑफ द पोर्शन क्या होता है? वैकेंट होता है, इसलिए अल्फा पार्टिकल थ्रू आउट डायरेक्टली पास हो जाते हैं, और फ्लोरोसेंट मटेरियल की स्क्रीन पर जब ये स्ट्राइक करते हैं तो वहां पर क्या होता है? एक लाइट स्पॉट जनरेट होता है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्लियर हुआ? चलिए, तो लिख रहा हूं मैं यहां पर, देखिए ऑब्जर्वेशन फर्स्ट क्या था उसका, साथ साथ में लेते हैं दोनों सबको। ऑब्जर्वेशन, और साथ में लिख रहा हूं मैं उसका कंक्लूजन। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो गए? गोल्ड फॉइल में से पास हो गए। हमें कैसे पता चला कि गोल्ड फॉइल में से पास हो रहे हैं? तो फ्लोरोसेंट मटेरियल पे जैसे ही अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे थे, यहां पर क्या हो रहा था? लाइट स्पॉट जनरेट हो रहा था। अच्छा, अगर अल्फा पार्टिकल थ्रू आउट डायरेक्टली पास हो रहे हैं, तो इसका रीजन क्या रहेगा? कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका? इसका कंक्लूजन ये निकलेगा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एन एम्प्टी। एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है? एम्प्टी है। तो थॉमसन मॉडल फेल हो गया यहां पर। क्लियर है? चलिए सेकंड चीज, अब कुछ पार्टिकल्स क्या हुए? कुछ पार्टिकल्स यहां से जब पास हो रहे थे, तो कुछ पार्टिकल्स किसी ना किसी एंगल पर जाकर क्या हो गए? डेविएट हो गए। कुछ पार्टिकल्स यहां पर क्या हो गए? किसी ना किसी एंगल पर जाकर क्या हो गए? डेविएट हो गए। few alpha particles are deviated. Why deviated at a small angle? Because of, अब हमें कैसे पता चला कि पार्टिकल्स डेविएट हो रहे हैं? तो यहां पर ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में भी क्या हो रहा था? लाइट स्पॉट जनरेट हो रही थी। इस पोर्शन में भी क्या हो रहा था? लाइट स्पॉट जनरेट हो रही थी। यहां पर बहुत ही कम लाइट स्पॉट जनरेट हो रही थी। जैसे कि इस रीजन में तो कंटिन्यूअसली लाइट स्पॉट जनरेट हो रही थी, मतलब कि यहां पर कंटिन्यूअसली पार्टिकल आके क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन यहां पर ये जो रीजन है, इस रीजन में कुछ टाइम इंटरवल में क्या कर रही थी? लाइट स्पॉट जनरेट हो रही थी। तो इसका रीजन क्या है? अगर यहां पर लाइट स्पॉट जनरेट हो रही है, तो मतलब ये फिक्स है कि यहां पर भी आके अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर यहां पर अल्फा पार्टिकल आगे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो देखो हम तो अल्फा पार्टिकल को स्ट्रेट भेज रहे हैं, लेकिन वो अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड हो रहे हैं, किसी ना किसी एंगल पे क्या हो रहे हैं? डेविएटेड होके इस रीजन में भी क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इसका रीजन क्या होगा? या तो जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, बताओ उस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और हमें पता है सिमिलर चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो या तो ये होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज के आयन को, पॉजिटिव चार्ज का आयन जैसे यहां से मूव कर रहा है, तो यहां पर या तो कोई पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? इसे पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे हैं? इसको
रिपेल कर रहे हैं। अगर यहां पर दो पॉजिटिव चार्ज कांटेक्ट में आए तो इसका मतलब फिक्स हुआ कि यहां पर क्या हुआ, रिपल्शन क्रिएट हुआ। या तो ये रिपल्शन की वजह से डेविएटेड हो रहे हैं, फर्स्ट रीजन तो ये बोल सकता हूं मैं। सेकंड चीज ये बोल सकता हूं, या फिर यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, या फिर यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स क्या हो रही है, अट्रैक्ट होके डेविएट हो रहे हैं। दो चीज बोल सकता हूं ना, या तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से डेविएटेड हो रहे हैं रिपेल होके, या फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होके क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। या फिर दोनों चीज है, पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, इसकी वजह से क्या हो रही है, एक स्मॉल एंगल पे क्या हो रहे हैं, डेविएटेड हो रहे हैं। तो यहां से एक चीज क्लियर हुई कि गोल्ड के एटम में, सॉरी किसी भी एटम में एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो डेविएटेड हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो यहां से सेकंड कंक्लूजन क्या निकला, सेकंड कंक्लूजन निकला, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर deviated through small angle, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पे क्या हो रहे थे, डेविएटेड हो रहे थे। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा बेटा, इसका कंक्लूजन ये निकला कि एटम कंटेन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज in equal amount, so atom is electrically neutral। एक एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उतनी ही क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। एंड जो अल्फा पार्टिकल्स यहां से हम बम्बारमेंट करवा रहे हैं, वो अल्फा पार्टिकल किसी स्मॉल एंगल पे डेविएटेड हो रहा है। तो उसका रीजन क्या है, या तो दो सिमिलर चार्ज कांटेक्ट में है इसलिए रिपल्शन की वजह से डेविएटेड हुआ है, या तो कोई ऑपोजिट चार्ज कांटेक्ट में है तो उसकी वजह से अट्रैक्ट होकर डेविएटेड हुआ है, या फिर दोनों प्रेजेंट है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट है एक एटम के अंदर, जिसकी वजह से ये अल्फा पार्टिकल क्या हुआ है, डेविएटेड हुआ है। तो दो चीज समझ में आई, दो ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गए। ठीक है, फर्स्ट क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू आउट द एटम, तो उसका रीजन क्या है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। सेकंड, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं कि स्मॉल एंगल पे डेविएटेड हो रहे हैं, तो उसका रीजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला कि एटम के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आउट ऑफ 20,000 में से वन अल्फा पार्टिकल, 20,000 अल्फा पार्टिकल जब बम्बारमेंट कराए तो उसमें से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा निकला कि जिस डायरेक्शन में वो अल्फा पार्टिकल गया उसी डायरेक्शन में क्या गया। देखो इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, यहां पर थोड़ा साफ करके समझाता हूं। देखिए, आउट ऑफ 20,000 वन अल्फा पार्टिकल ऐसा निकला कि जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उसी डायरेक्शन में क्या हो गया, वो वापस रिवर्स बैक आ गया, मतलब कि यहां से अल्फा पार्टिकल जा रहा था इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन वापस क्या हो गया, रिवर्स बैक हो गया। क्या हो गया, वापस रिवर्स बैक हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ कि एक अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर रहा था और वो अचानक से उसी डायरेक्शन में क्या हो गया, रिवर्स बैक आ गया। तो ऐसा क्या हुआ होगा, तो इसका मतलब समझो कि हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है उस पर कितना पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव चार्ज है। गोल्ड का एटम, गोल्ड के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 78, तो प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज भी कितने हो गए, +78। तो हीलियम के ऊपर तो सिर्फ दो पॉजिटिव है, गोल्ड के ऊपर +78 है, मतलब कि इतना ज्यादा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इस हीलियम को जब हीलियम ट्रैवल कर रहा था, जब हीलियम यहां से मूव कर रहा था, तो इसको हाईली क्या मिला, रिपल्शन मिला। हाई रिपल्शन की वजह से जिस डायरेक्शन में ये जा रहा था उसी डायरेक्शन में क्या हो गया, ये रिवर्स बैक हो गया। मतलब कि 180 डिग्री पे क्या हो गया, वापस रिवर्स बैक हो गया। और ये कब हो सकता है, जब उससे ज्यादा अमाउंट वाला चार्ज क्या हो सामने, सेम चार्ज वाला अमाउंट ज्यादा अमाउंट में क्या हो
प्रेजेंट हो। यहाँ पर कितना था +2, हीलियम के पास कितना है +2 और गोल्ड के पास कितना है यहाँ पर +17। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इसको रिपेल करके इसके ऊपर डोमिनेट हो गया। तो जिस डायरेक्शन में हीलियम जा रहा था उसके जस्ट रिवर्स बैक क्या हो गया, वापस हीलियम रिटर्न आ गया, मतलब कि अल्फा पार्टिकल रिटर्न आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे ये पता चला हमें कि इस एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां पर कंसंट्रेट है, तो उसके सेंटर में कंसंट्रेट है। और इस सेंटर पोर्शन को ही क्या बोला, न्यूक्लियस बोला गया। तो चलिए थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। देखिए थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, a very few or 1 out of 20,000 alpha particles were deviated back through its original path, that is 180 डिग्री। मतलब कि जो अल्फा पार्टिकल 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसी के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पे क्या हो गया, वो रिवर्स बैक हो गया। तो इसका रीजन क्या निकला, इसका रीजन निकला कि होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज of an atom is concentrated in center of the atom are called nucleus। क्या बोला उसे, न्यूक्लियस। फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस का प्रोनाउंसिएशन, न्यूक्लियस को इंट्रोड्यूस किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां पर कंसंट्रेट है, उसके सेंटर में प्रेजेंट है। और उस सेंटर को क्या बोला उसने, उस सेंटर को उसने बोला न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस में कौन एग्जिस्ट करता है, तो उस न्यूक्लियस में सारे के सारे प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। ये किसने बोला, रदरफोर्ड ने बोला। क्लियर है। तो ये था रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं उसके ऊपर जो जो मैंने अभी थ्योरी आपको बोली, जो ऑब्जर्वेशन और जो कंक्लूजन मैंने लिखे, उसे हम पॉइंट वाइज सारा डिस्कस करते हैं एक बार, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए स्टूडेंट नोट कर लिया। अच्छा एक चीज और समझाना था मुझे, देखिए एक पॉइंट और यहां रह गया। ये क्या हुआ बेटा कि ये जो सेंटर पोर्शन है ना, एटम का जो सेंटर पोर्शन है, उसके सामने की साइड यहां पर इस रीजन में कभी भी लाइट स्पॉट जनरेट नहीं हुआ। यहां पर हमेशा डार्क रीजन रहा। तो ऐसा क्यों है कि यहां पर डार्क रीजन रहा, तो ऑब्वियसली बात ये क्लियर है कि फ्लोरोसेंट मटेरियल पे लाइट स्पॉट कब जनरेट होता है, जब इसमें कोई अल्फा पार्टिकल आके स्ट्राइक करता है। अगर यहां पर डार्क पोर्शन रह रहा है, ये पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान यहां पर सिर्फ डार्क रीजन रहा, तो इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि यहां पर कोई भी अल्फा पार्टिकल आके स्ट्राइक नहीं कर रहा है। और एटम के सेंटर के जस्ट सामने अगर कोई अल्फा पार्टिकल आके स्ट्राइक नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये क्लियर होता है कि सेंटर पोर्शन से कोई भी अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, यहां से पास नहीं हो रहा है। तो ये भी क्लियर हो जाता है क्यों नहीं हो रहा है क्लियर, तो उसका रीजन हमें पता चल गया कि सारा एटम का जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पर एग्जिस्ट करता है, उसके सेंटर में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर या फिर अल्फा पार्टिकल के ऊपर हाईली रिपल्शन क्रिएट होता है यहां पर, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल क्या होता है 180 डिग्री पर रिवर्स बैक हो जाते हैं। क्लियर है ना। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं, और अब हम जो कंक्लूजन हमने लिखा उसे पॉइंट वाइज सारा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। चलिए तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल लिखिए। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, पहले एक्सपेरिमेंट था अब मॉडल लिख ले। तो फर्स्ट पॉइंट,
फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, फर्स्ट पॉइंट कुछ इस तरह से है, होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम is concentrated in small volume, concentrated in small volume are called nucleus. Whole of the positive charge of atom is concentrated in a small volume are called nucleus. एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर कंसंट्रेट था, जिसे क्या नाम दिया, उसे न्यूक्लियस नाम दिया. एंड आगे लिख सकते हो आप यहां पर, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉलर देन the size of atom. न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम के साइज के कंपेरेटिव क्या होता है, बहुत ज्यादा स्मॉलर होता है. कितना होता है साइज, तो लिखिए सेकंड पॉइंट, रेडियस ऑफ द एटम, एटम का रेडियस होता है 10 टू द पावर -10 मीटर. कितना होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर. एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है 10 टू द पावर -15 मीटर. कितना होता है, 10 टू द पावर -15 मीटर. अच्छा एक चीज और, एक फॉर्मूला याद रखना बेटा आपको, R इज इक्वल टू आर नोट इंटू ए टू द पावर 1/3. कभी भी किसी भी एटम का रेडियस अगर कैलकुलेट करना है, किसी भी डिफरेंट एटम का अगर रेडियस आपको कैलकुलेट करना है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, जहां पर आर नोट की वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर. ठीक है, या फिर 1.33 इंटू 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर. ठीक है, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो आप, सेंटीमीटर में ये ले लो, मीटर में ये ले लो. ए होता है आपका एटॉमिक मास ऑफ द एटम, एटॉमिक मास होता है. ये क्या होता है आपका, एटॉमिक मास होता है किसी भी एटम का. जो भी आप न्यूक्लियस ले रहे हो उसका एटॉमिक मास आप लिखो, वैल्यू लिखो, और आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपसे. अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं बेटा. तो थर्ड पॉइंट कुछ इस तरह से है, द नंबर ऑफ, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं हम. अब थर्ड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स आर revolve around the electrons are revolve around the nucleus at very high speed, in concentric path called orbits. इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रदरफोर्ड ने ये बोला जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. जिस तरह से ये आप यहां पे समझ सकते हो, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां पर इसके अराउंड क्या कर रहा है, एक वेरी हाई स्पीड से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. और इसी पॉइंट पे रदरफोर्ड मॉडल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है. कैसे फेल होगा हम अभी आगे बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि रदरफोर्ड ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक वेरी हाई स्पीड से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है एक कंसेंट्रिक पाथ में, और इस पाथ को क्या नाम दिया उसने, ऑर्बिट नाम दिया. क्लियर है, चलिए तीनों पॉइंट को नोट करो, फिर हम आगे मूव करते हैं और फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं. कर लिया, तो देखो अब फोर्थ पॉइंट है बेटा. देखिए फोर्थ पॉइंट कुछ इस तरह से है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिट
the number of electrons present in orbit are equal to the number of protons present in nucleus. That is, the atom is electrically neutral. मतलब क्या हुआ कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन कहां पर प्रेजेंट है, उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो जो ऑपोजिट चार्ज देखो, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑब्वियसली बात है एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकली एटम क्या रहेगा आपका, न्यूट्रल रहता है। क्लियर है। एंड फिफ्थ पॉइंट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से थॉमसन मॉडल फेल हो गया था, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द पार्ट एटम का क्या है, एम्प्टी है, जिसकी वजह से आपके अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे वहां से थ्रू आउट पास हो रहे थे। तो ये था रदरफोर्ड मॉडल और इसके पांचों पॉइंट, जिसे हमने एक्सपेरिमेंट में जो हमने कंक्लूजन बताया वो सारा मैंने आपको पॉइंट वाइज समझा दिया। अब बात करते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल फेल कब हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट डालिए, यहीं पर लिख लेता हूं मैं, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला था बेटा, रदरफोर्ड ने ये बोला था कि एक चार्ज पार्टिकल जो आपका न्यूक्लियस है उसके अराउंड हाई स्पीड से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हाई स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन यहां पर एक साइंटिस्ट आए मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी अपनी, मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी, और उसने ये बोला इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जब भी, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, जब भी एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड दूसरा चार्ज पार्टिकल जब भी एक्सेलरेट करता है तो ये अपनी एनर्जी का लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। क्या करता है, अपनी एनर्जी का लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अगर ये चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करके एक चक्कर काट के यहां आया तो उसने अपनी एनर्जी का लॉस किया है। जैसे ही ये यहां पर आएगा तो एनर्जी इसी पर्टिकुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए इसके पास एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, इसलिए अब क्या करेगा, अपना पाथ चेंज करेगा। वापस सेकंड राउंड में इसके पास एनर्जी का लॉस होगा, वापस से अपना पाथ चेंज करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या आ जाएगा, सेंटर में आके गिर जाएगा। तो अगर उसी के अकॉर्डिंग यहां पर इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस भी एक चार्ज पार्टिकल है। तो एक चार्ज पार्टिकल के रिलेटिव में अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहा है तो ये भी इलेक्ट्रॉन भी क्या करना चाहिए, अपनी एनर्जी का लॉस करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी का लॉस करता है तो जब एक राउंड इसका कंप्लीट हुआ तो सेकेंड राउंड के लिए इसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी, तो अपना पाथ चेंज करेगा। देन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके गिर गया, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके गिर गया तो एटम का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो रदरफोर्ड को, मैक्सवेल ने ये बोला रदरफोर्ड को कि आप समझाइए इस चीज को कि क्यों आपका इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर एक पाथ में रिवॉल्व कर रहा है और रिवॉल्व करते टाइम पे क्यों वो अपनी एनर्जी का लॉस नहीं कर रहा है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि आपके पास एक फुटबॉल ग्राउंड है, वहां पर इस तरह से स्फीयर बने हुए हैं, फुटबॉल ग्राउंड है, और फुटबॉल ग्राउंड के आपके 10 चक्कर लगाने आपको। आपने मान लीजिए आए, आपने एक चक्कर लगाया, एक चक्कर पूरा लगाया यहां राउंड, और आप थक गए तो आपकी ऑब्वियसली एनर्जी का लॉस हुआ है। तो आपने क्या किया, अब आपने थोड़ा सा छोटा राउंड लगाया, तो आपने ये पाथ चूज कर लिया सेकंड वाला। यहां पर मान लीजिए आपने 5 चक्कर लगाए, 5 चक्कर लगाए, वापस आपकी एनर्जी कम हुई, तो आपने क्या किया, नेक्स्ट पाथ चूज किया और आपने इस वाले पाथ को ज्वाइन कर लिया। तो हुआ क्या, आप राउंड लगाते लगाते जैसे ही एक राउंड आपने कंप्लीट हुआ तो आपकी एनर्जी का लॉस हुआ, तो आपने राउंड क्या कर लिया, अपना सेकंड पाथ क्या कर लिया, स्मॉल कर दिया। फिर आपकी एनर्जी का लॉस हुआ, फिर आपने पाथ क्या कर लिया, स्मॉल कर लिया। उसी तरह से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड और अगर अपनी एनर्जी का लॉस करता है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अपने पाथ पे, जिस पाथ पे घूम रहा था उस पाथ पे नहीं घूम पाएगा, वो पाथ को क्या करेगा, चेंज करेगा, और रेडियस छोटी होती जाएगी, उसकी डिक्रीज होते होते क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन आपका किस में गिर जाए, न्यूक्लियस में गिर जाए। तो इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों उसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस नहीं कर रहा है, तो इसलिए रदरफोर्ड मॉडल क्या हो गया, का फेल हो गया।
क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसकी थ्योरी आपको लिखा देता हूं। चलिए स्टूडेंट, तो देखिए ये ड्रॉबैक की पूरी थ्योरी मैंने लिख ली, जो मैंने अभी आपको समझाया कि क्या हुआ था। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द nucleus at very high speed in well defined orbits, but according to Maxwell electromagnetic theory, when a charged particle revolve it emits energy in the form of radiation and therefore it cannot maintain the radius of its path, so the radius of path will continuously decreases and it will ultimately fall into nucleus following a spiral path and thereby making the atom अनस्टेबल। इट मींस कि जब आपका न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी ना किसी एनर्जी का क्या करेगा, लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस कर रहा है तो पर्टिकुलर इसी पाथ पर रिवॉल्व करने के लिए इसके पास एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये अपना पाथ क्या करना चाहिए, स्मॉल करना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा, स्पाइरल पाथ बनाता हुआ एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, न्यूक्लियस में करके गिर जाना चाहिए। तो ये थी मैक्सवेल की थ्योरी, लेकिन रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इवन देखिए मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वेल प्रूफ थी, इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल क्या हुआ, यहां पर फेल हो गया। रदरफोर्ड ये बिल्कुल नहीं समझा पाया कि क्यों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते टाइम पर रेडिएशन इमिट नहीं कर रहा है। ठीक है, सेकंड चीज, ये भी सेकंड पॉइंट है, ये भी आपने नहीं पढ़ा है इसलिए समझ में नहीं आएगा, एक बार आप सिर्फ नोट कर लीजिएगा। इट कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस चीज के ऊपर भी रदरफोर्ड मॉडल क्या हो गया, का फेल हो गया। ये चीज आप आगे बोहर मॉडल पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, अभी आप सिर्फ नोट कर लीजिएगा। तो देखो बेटा, तो ये था थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल और उसके ड्रॉबैक। क्लियर है? आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे।